शास्त्रों में जातक की उम्र 61 साल से लेकर के 120 साल तक की बताई गई है। अगर जातक इतनी उम्र जी लेता है तो ऐसे जातकों को लगभग दीर्घ आयु वाला जातक कहा जाता है, अर्थात उसकी आयु उसने अच्छे से जी ली है। संसार में सभी जातक अपने आयु को जानने के लिए उत्सुक होते हैं और वे चाहते हैं कि यदि हमें पहले से थोड़ा पता चल जाए ज्योतिष के अनुसार कि हमारी आयु कितनी है, तो उसके अनुसार वो अपने कुछ कार्यों को जो जरूरी होते हैं वो पूरा करने की कोशिश करते हैं। कई बार कई रोग जो है जातकों को बहुत परेशान करते हैं, वह बीमार हो जाते हैं और उस समय अमूमन लोग जो हैं ज्योतिषियों के पास जा कर के ये जानने की कोशिश करते हैं कहीं इस रोग के कारण उनको मृत्यु की प्राप्ति तो नहीं होगी, और इसीलिए फिर वो ज्योतिषियों के पास जा कर के ये जानना चाहते हैं कि उनकी आयु कितनी है। आमतौर पर देखा जाए कि कोई भी ज्योतिषी अगर कुंडली का विश्लेषण करता है तो वो तीसरा भाव, आठवां भाव, दूसरा भाव और सप्तम भाव, इन भावों को जो है देखा जाए तो ज़्यादा ही देखते हैं। दूसरा भाग मृत्यु का कारक है, तीसरा भाव भी उसी से थोड़ा जुड़ा हुआ है, सप्तम भाव और अष्टम भाव ये मृत्यु के कारक भाव कहे जाते हैं। तो जो ज्योतिषी हैं वो लगभग इन चीज़ों को देखते हैं और उसके बाद वो बता देते हैं और कुछ गणना करके कि आपकी आयु कितनी है। लेकिन सिर्फ इन 4 भावों को देख कर के ही आप आयु की गणना नहीं कर सकते हैं। कुंडली में अगर आप आयु की गणना करना चाहते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे योग बताए गए हैं जिसके कारण आप देख सकते हैं कि जो जातक है उसकी आयु लगभग कितनी रहने वाली है। साथ ही साथ आपको ये भी देखना होगा कि कहीं कुंडली में कोई जो है देखने पर ये पता तो नहीं चल रहा है कि इस जातक को बेशक आयु तो लंबी दी गई है लेकिन इसको कोई घातक बीमारी होने वाली है जिसके कारण ही ये पहले ही इस संसार से विदा हो जाएगा। लेकिन एक अच्छा ज्योतिषी हमेशा जब भी आयु की गणना करता है, नॉट ओनली आयु की गणना बल्कि उसके साथ अगर किसी भी कुंडली को कोई भी अच्छा ज्योतिषी देखता है तो कुंडली में हमें सबसे पहले उनकी लगन कुंडली देखनी होती है, नवांश कुंडली देखनी होती है, ग्रहों का अंश या बलाबल देखना होता है। इससे पता चलता है कि जातक जो है ये दीर्घायु रहने वाला है या कहीं इसको मृत्यु किसी बीमारी के कारण तो नहीं हो जाएगी या कोई लाइलाज बीमारी तो इसको नहीं लगने वाली है। इन सब चीज़ों की जब जानकारी होती है तभी जाके आपको पता चलता है कि इस जातक के जीवन में जो आयु का निर्धारण किया गया है वो कितना रहने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाली हूँ कि अगर आप खुद भी देखना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में आपको आयु के योग कितने बताए गए हैं, मतलब आपकी आयु कितनी रहने वाली है, तो कुंडली में कुछ योग होते हैं। मैं उन योगों के अनुसार आपको बता रही हूँ कि अगर ये योग आपके कुंडली में बन रहे हैं तब आप ये निर्धारण कर सकते हैं कि आप दीर्घायु जातक हैं, आपकी आयु दीर्घायु होगी या नहीं। तो मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष सत्य ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार और आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। आत्मा का कारक सूर्य को माना जाता है और जब तक शरीर में आत्मा है तब तक मनुष्य जीवित माना जाता है। तो इसी अनुसार अगर आप देखेंगे आपको भी अपने कुंडली में सूर्य की कंडीशन को देखना होता है। यहाँ मैंने एक कुंडली का जो है निर्माण कर रखा है पर मैं किसी में कोई नंबर नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ आपको ये देखना होगा अपनी कुंडली में जो चीज़ें मैं अब आपको समझाने वाली हूँ। तो सबसे पहले ये सबको पता होता है कि ये वाला भाव जो है लगन का भाव कहलाता है। तो आपको देखना है यदि लग्नेश, अब 12 राशियों में से कोई भी राशि आपकी यहाँ पे हो सकती है, अगर वो राशि या जो भी नंबर है यहाँ पर तो वो नंबर 1 से लेके 12 के बीच में सारे नंबर आपको आपकी कुंडली में किसी न किसी जातक को कोई ना कोई एक नंबर अवश्य मिलेगा। तो लग्नेश को सबसे पहले देखना होगा कि वो कौन है। अगर लग्नेश सूर्य का मित्र है तब जाकर के ऐसे जातकों को जो है पूर्ण आयु की प्राप्ति होती है। अर्थात एक एग्जाम्पल देती हूँ, मान लीजिए किसी का लग्नेश मंगल है,
अगर किसी की मेष राशि है, यहाँ पर 1 नंबर दे रखा है और मेष राशि है, तो मेष राशि का स्वामी हो जाता है मंगल। तो मंगल को अगर आप देखेंगे तो मंगल सूर्य का मित्र है, और बल्कि जब सूर्य जो है मंगल की राशि मेष में आते हैं तो यहाँ पर आकर के वो उच्च के हो जाते हैं। तो सूर्य और मंगल जब आपस में मित्र हैं, तो यदि लग्नेश सूर्य का, लग्नेश जो है यहाँ पर देखा जाएगा, और सूर्य किसी भी भाव में बैठा हुआ हो, तो यहाँ पर अगर लग्नेश सूर्य का मित्र होता है या लग्नेश जो है सूर्य का मित्र नहीं है, तब थोड़ी मुश्किल होगी। लेकिन अगर वो उनका मित्र निकलता है तो ऐसे जातकों को जो है अच्छी आयु, पूर्ण आयु की प्राप्ति होती है। अब आ जाता है दूसरा योग। दूसरे योग में अगर आप देखेंगे तो जो 10वां स्थान है, यहाँ पर मंगल बैठे हुए हों, 10वें स्थान पर मंगल, 9वें में अगर गुरु बैठे हुए हैं और 5वें में अगर चंद्रमा बैठे हुए हैं, तो ऐसे जातकों को भी दीर्घ आयु का योग प्राप्त होता है। ऐसे जातक भी अच्छी आयु प्राप्त होकर के अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अगर आप एक और सूत्र है, अगर अष्टम भाव में शनि अगर आकर के बैठ जाते हैं, तो ऐसे लोगों को तो खास कर कहा जाता है ये शत आयु है, यानी इनको 100 वर्ष की आयु तो मिलेगी ही मिलेगी। अगर इनको 100 वर्ष की आयु ना भी मिले तब भी ये 90 तक के ऊपर तो जी करके ही ऐसे जातक जाते हैं। लेकिन अष्टम भाव में शनि का होना आवश्यक है। अगर यहाँ पर अष्टम भाव में शनि नहीं भी है और शनि किसी भी भाव में बैठ करके अगर अपने अष्टम भाव को देख रहे हैं, तब भी ऐसे जातकों की आयु जो है लंबी ही मानी जाती है। उसके बाद आता है अगला सूत्र। अगले सूत्र में अगर आप देखेंगे, लग्नेश अगर अष्टमेश का मित्र होता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया है कि सूर्य का मित्र होना है, उसी प्रकार से अगर मान लीजिए लगन में कोई भी राशि बैठी हुई हो और यहाँ पर बैठ करके अगर यहाँ पर वो राशि इस राशि की मित्र हो, एग्जाम्पल के लिए अगर हम देख लेते हैं, चलो मान लीजिए किसी की यहाँ पर मीन राशि है और यहाँ पे गुरु बैठे हुए हैं, और यहाँ पर अगर चंद्रमा आकर के बैठा है, तो चंद्रमा और गुरु जो है आपस में मित्र होते हैं। तो लग्नेश का मित्र अष्टमेश हो जाता है और अष्टमेश का मित्र लग्नेश हो जाता है। तब भी ऐसे जातकों को जो है लंबी आयु का योग प्राप्त होता है। अब कुंडली में बनने वाला दीर्घायु का अगला योग है, ये अगर लग्नेश, यहाँ पर ये लग्नेश है, तो लग्नेश कहीं पर भी, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पर जो है नंबर 2 लिखा हुआ है और नंबर 2 जो है वो शुक्र की राशि होती है। 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर जो है अगर 7 आ गया और यहाँ पर बैठ शुक्र इधर आ गए, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो शुक्र अपनी ही राशि में आके विद्यमान है। तो लग्नेश अगर पूर्ण बली होकर के बैठा हो या सपोज उच्च होकर के बैठा हुआ हो, तो यहाँ पर बैठा हुआ जो भी लग्नेश होगा, साथ ही साथ अगर आपकी कुंडली में कोई भी 3 ग्रह उच्च के होकर के बैठे हुए हैं, या फिर वो उच्च के नहीं भी हैं तो अपनी ही राशि में स्थित हों, या फिर वो अपने मित्र की राशि में स्थित हों, लेकिन वो सारे के सारे ग्रह अगर अष्टम में आकर के बैठ जाएं, तो ऐसे जातकों को भी दीर्घायु योग की प्राप्ति होती है। ऐसे जातक भी शत आयु जीते हैं। आपको राशियों के बारे में पता होना चाहिए, चर राशि, द्विस्वभाव राशि और स्थिर राशि। अगला सूत्र है, अगर लग्नेश जो भी है, तो लग्नेश अष्टमेश ये स्थिर राशि में बैठे हुए हों और दूसरा द्विस्वभाव की राशि में बैठा हो, दोनों में से कोई कहीं पे भी बैठ सकते हैं। हो सकता है ये स्थिर या द्विस्वभाव में हो, ये स्थिर या द्विस्वभाव में हो, पर एक स्थिर राशि में होना चाहिए, एक द्विस्वभाव की राशि में होना चाहिए। अगर इस हिसाब से ये दोनों बैठे हुए हैं और लग्नेश और अष्टमेश दोनों आपस में किसी न किसी रूप से संबंध बना रहे हैं, तो ऐसे जातकों को भी दीर्घायु का योग प्राप्त होता है। अब आ जाता है अगला योग। शास्त्र में कहा गया है कि यदि राहु तीसरे भाव, छठे भाव और 11वें भाव यहाँ पर आकर के पाप ग्रहों से रहित हो और या शुभ ग्रहों की राहु के ऊपर दृष्टि पड़ रही हो, तब आपको भी दीर्घ आयु योग की प्राप्त होती है। उसके बाद अगला सूत्र है, अगर कोई भी शुभ ग्रहों में आपको देखना होगा, चंद्रमा अगर शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है, बलि चंद्रमा है, उसको जो है शुभ ग्रह माना जाता है। बुध को शुभ ग्रह माना जाता है, शुक्र को शुभ ग्रह माना जाता है और गुरु को शुभ ग्रह माना जाता है। तो अगर इन शुभ ग्रहों में से कोई भी शुभ ग्रह लग्नेश या केंद्र का अगर स्वामी हो, तब भी ऐसे जातकों को जो है दीर्घायु योग की प्राप्ति होती है। उसके बाद अगला सूत्र आ जाता है, अगर लगन अष्टम और 10वें भाव में,
यहाँ पर शनि अपनी या तो स्वराशि में आ जाए या फिर अपने मित्र की राशि में आ जाए या फिर उच्च राशि में आकर के बली होकर के अगर बैठा हो तो ऐसे जातक को भी दीर्घायु योग की प्राप्ति होती है। उसके बाद अगला सूत्र है, जितने भी ग्रह हैं 12 ग्रह हैं, अगर आपकी कुंडली में जितने ज़्यादा से ज़्यादा ग्रह या तो सारे ग्रह विषम राशियों में आ जाए या फिर वो अपनी स्वयं की राशियों में आकर के बैठे हुए हों, प्रबल होकर के बैठे हुए हों, मित्र की राशि में भी आकर के जितने ज़्यादा से ज़्यादा ग्रह अगर आकर के बैठे हों तो ऐसे जातक को भी दीर्घायु योग की प्राप्ति होती है। अगला सूत्र है, यदि आपकी कुंडली में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रह बलवान होकर के बैठे हुए हों, यहाँ पे बलवान होने का मतलब होता है या तो ग्रह आपके उच्च में राशि में बैठे हुए हों या फिर ग्रह अपनी ही राशि में बैठे हुए हों या फिर ग्रह जो है मित्र राशियों में आकर के बैठे हुए हों। तो अगर ग्रह इस हिसाब से जितने ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रबल प्रभाव में अगर रहते हैं और साथ ही साथ उनका संबंध लग्नेश से किसी न किसी प्रकार से बन जाता है तो ऐसे जातकों को भी दीर्घायु योग की प्राप्ति होती है। उसके बाद अगला सूत्र आ जाता है, लगन के साथ अगर चंद्रमा का कहीं ना कहीं से संबंध बन रहा हो, दृष्टिपात हो रहा हो। अब मान लीजिए यहाँ पर जो है गुरु बैठे हुए हैं और यहाँ पर चंद्रमा आकर के बैठे हुए हैं, दृष्टि अगर देखेंगे तो गुरु की 5वीं दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ेगी। तो किसी न किसी कारण यहाँ पे कोई भी ग्रह हो सकता है, ये मैंने एग्जाम्पल दिया है। तो अगर लग्नेश स्ट्रांग हो, और यहाँ पे लग्नेश स्ट्रांग कैसे होगा, या तो वो अपनी ही राशि में बैठा हुआ है। अब गुरु है, या तो गुरु जो है यहाँ पर आकर के जो है कर्क राशि में बैठे हो तो उच्च के हो जाएंगे, धनु या मीन में आके बैठे होंगे तो स्वय राशि हो जाएंगे, अगर मंगल की राशि में बैठे होंगे तो मित्र के साथ हो जाएंगे। तो इस हिसाब से अगर गुरु जो है या कोई भी ग्रह जो है अपने मित्र की राशि में बैठे हुए हों या स्वय राशि में बैठे हुए हों और चंद्रमा की दृष्टि अगर उनके ऊपर पड़ रही है, लग्नेश की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर और चंद्रमा की दृष्टि अगर लग्नेश के ऊपर भी पड़ रही है किसी न किसी कारण से, तो ऐसा जातक भी दीर्घायु लेकर के ही उत्पन्न होता है। उसके बाद आ जाता है अगला योग, अगर चंद्रमा भाग्य भाव में यहाँ पर उच्च का होकर के बैठा हो, अर्थात वृष राशि में होकर के अगर चंद्रमा यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ पर लग्नेश के साथ भी उसकी अच्छी मित्रता हो, यानी यहाँ पर लग्नेश के मित्र राशि बैठे हुए हैं या स्ट्रॉन्ग भाग में लग्नेश ही आकर के क्यों ना बैठा हो, तब भी ऐसे जातक को दीर्घायु योग की प्राप्ति होती है। उसके बाद अगला सूत्र आ जाता है, यदि कर्क राशि, धनु राशि और मीन राशि, यहाँ पर इस राशि में बैठा हुआ गुरु, लेकिन ये जो गुरु है केंद्र के भावों में होना चाहिए। कर्क में वो उच्च के होते हैं, धनु और मीन गुरु की अपनी राशि होती है। तो गुरु अगर जो है इन चारों भावों में से कहीं पर भी आकर के बैठे हों, लेकिन केंद्र में बैठे हों और शुभ ग्रहों के साथ अगर उनका दृष्टिपात हो रहा है, कोई ग्रह जैसे चंद्रमा हो गया और उसके बाद जो है आपका शुक्र हो गया, तो ये अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि भी उनके ऊपर पड़ रही है और साथ ही साथ सूर्य अगर 11वें भाव में आकर के बैठे हुए हों, ऐसे जातकों को भी दीर्घायु योग की प्राप्ति होती है। अब जो मैं जिस आयु के योग के बारे में बता रही हूँ इसे कहा जाता है दिव्य आयु योग। आपने अक्सर सुना होगा कि ऋषि मुनि जिन्होंने हजारों साल तपस्या की फिर भी वो जीवित रहे और हजारों सालों तक जो है वो तपस्या करते रहे। इस आयु के योग को कहा जाता है दिव्य आयु योग। इस प्रकार का अगर आप योग अपनी कुंडली में देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि जो शुभ ग्रह हैं, बुध ग्रह, बृहस्पति, शुक्र और चंद्रमा, ये जो ग्रह हैं ये या तो आपके केंद्र भावों में बैठे हुए होने चाहिए या फिर आपके त्रिकोण भाव में, पंचम भाव में या लगन भाग्य भाव में आकर के बैठे हुए होने चाहिए। और जो भी पाप ग्रह हैं अगर वो तीसरे भाव, छठे भाव और 11वें भाव में आकर के अगर ये वाले ग्रह बैठे हुए होते हैं पाप ग्रह, अष्टम भाव में शुभ ग्रह हो या कोई भी शुभ ग्रह की राशि भी वहाँ पर पड़ रही हो, तो ऐसे जातकों को कहा जाता है कि ईश्वर ने उसको दिव्य आयु का योग प्रदान किया है। ऐसा जातक जो है जप, तप, यज्ञ, अनुष्ठान और कई प्रकार के दिव्य या धार्मिक जो अनुष्ठान होते हैं इनको वो करते करते ऐसे जातक हजारों साल तक जी जाते हैं। तभी तो शास्त्र में कहा गया है कि ये हजारों सालों तक ऋषि मुनियों ने तपस्या की है और फिर उन्होंने जो है कुछ कुछ शक्तियों को हासिल किया है। और ऐसा व्यक्ति अगर किसी की कुंडली में इस प्रकार का योग हो तो ऐसे व्यक्ति धर्म से ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं और ये लंबी आयु प्राप्त करते हैं।
अब एक और योग की मैं बारे में बताने वाली हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण योग है। अगर गुरु जो शुभ ग्रह माना जाता है वो चतुर्वर्ग में हो करके केंद्र में बैठा हुआ हो, चतुर्वर्ग कुंडली का ही एक पार्ट होता है, और वो केंद्र में आकर के कहीं पर भी इन चारों खानों में से कहीं पर भी बैठे हुए हों, और जो शुक्र ग्रह है वो अपने षड बल में अगर कर्क लगन हो और शुक्र षड बल में आकर के बैठे हुए हों, तो ऐसे जातकों को कहा जाता है कि ये जो जातक होते हैं ये साधारण मानव नहीं होते हैं, ये मनुष्य नहीं होते हैं, ये बल्कि किसी देवता का ही एक अंश या रूप लेकर के उत्पन्न होते हैं, और इन जातकों की कोई भी आयु नहीं होती है। अर्थात ऐसे जातकों की आयु असीमित होती है, इन्हें इच्छा मृत्यु तक का भी वरदान प्राप्त होता है। जैसे अगर आपने भीष्म पितामह को देखा था कि उन्होंने अपनी 5 पीढ़ियां देखी थी और उसके बाद ही उन्होंने इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, और जब सूर्य जो थे मकर राशि में जब प्रवेश किया था, यानी जब वो उत्तरायण में आए थे, तभी जाकर के उन्होंने अपने प्राणों को त्यागा था। तो इस प्रकार के जातकों की कुंडली वैसे तो मिलना इस युग में जो है उतना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे जातक या ऐसे इंसान आपको आज भी कहीं ना कहीं जो है मिलेंगे, लेकिन आप उनको पहचान नहीं पाएंगे। लेकिन ये योग आज भी कारगर है, और इन योगों में आज भी उतनी ही शक्ति है। जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो पूर्णतः सत्य सिद्ध होती हैं। तो ये था कुंडली में दीर्घ आयु बनने के योगों की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।